जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ वेलर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता है एनसीईआरटी की क्लास 9th की पॉलिटी आपको पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा, और मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा इसको जो बताया गया है उसको एक वास्तविकता से जोड़ने का, क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वो समाज को बहुत दर्शाता है, तो उसको जितना हम समाज से जोड़ के पढ़ते हैं तो हमें उतना समझ में आता है। और इसको कभी ये भूल ना करिएगा कि ये क्लास 9th का है, बहुत ईजी होगा, नहीं, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्चुअल बहुत होता है एनसीईआरटी, ठीक है, इसीलिए हमारा बेस काफी स्ट्रांग हो जाता है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे याद करिएगा, एक मैंने आपको कल एक ऑर्डर की बात करी थी, एक ऑर्डर पारित हुआ था, ठीक है, ये ऑर्डर आपने देखा है, राइट। एक सेकेंड, यस। अब आप देखिएगा, ये ऑर्डर की बात करी थी मैंने कल वाली क्लास में आपसे, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाले ऑर्डर की बात करी थी 13 अगस्त 1990, जिसके द्वारा हमें दिखता है ओबीसी को कहीं ना कहीं आरक्षण मिल जाता है 27% का। फिर मैंने ये भी बताया था किस तरह से दंगे वंगे हुए थे, सारी बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। अब आगे क्या होता है वो हम देखेंगे, राइट। एक सेकेंड, यस। अब देखिए, आगे की स्टोरी हम देखेंगे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक और क्या होता है कि ऑर्डर आता है उसी उपलक्ष्य में। एक ऑर्डर आता है 1990 पे, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता है। इसके बाद ये केस 1992 में चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको मैंने कहा था इंदिरा साहनी केस 1992 का, राइट। अब उस केस में क्या होता है, माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला दे देती है कि ऐसा है, चलिए ठीक है, ओबीसी में जो 27% आपने रिजर्वेशन दिया है कोई समस्या नहीं है, परंतु समस्या ये है कि आपने ऐसे लोगों को जो ओबीसी की कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, उनको आपने नहीं लेना है। यानी कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया कि क्रीमी लेयर जो है उनको हटा दिया जाए। इसीलिए एक और ऑर्डर हमें दिखता है, एक 1990 में एक गवर्नमेंट द्वारा एक नया ऑर्डर आता है 3 साल बाद 1993 में, क्योंकि 1992 का केस था, तो 1 साल बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला और उसमें ये प्रावधान डाल दिया कि जो अच्छे लोग हैं, जो आर्थिक स्तर पे अच्छे लोग हैं, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे वो ओबीसी समुदाय को बिलोंग करते हैं या उनसे संबंध रखते हैं। तो अर्थात आज आप जानते ही हैं समाज में हमें क्या दिखता है कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, क्रीमी लेयर अर्थात ऐसे लोग जो ओबीसी समुदाय के हैं परंतु उनका आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, तो उनको किसी भी तरह का जो ये 27% वाला जो आरक्षण है वो नहीं मिलता है, राइट। ये बात यहां पर बता रखी है। आगे देखते हैं। अब यहां पर बता रखा है आपको कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये क्या होता है, मतलब हमें एक राजनीतिक संस्थाओं की क्यों जरूरत पड़ती है। इंसान है, इंसान भी तो काम कर सकता है, क्यों हमें ये राजनीतिक संस्थान बनाने हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, बहुत बेहतरीन है। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटीज। जैसे हमने प्रीवियस वाली क्लास में देखा था कैसे सरकार काम करती है, आपने देखा था कि किस तरह से जो है जो मंडल आयोग गठित किया गया था 1979 में, उसने रिपोर्ट दी थी अपनी रिसर्च के बेस पे। 1 साल बाद उन्होंने रिपोर्ट दी कि भैया हाँ भाई 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर हमें दिखता है उसके आधार पे लोग चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, तो हम इतना आरक्षण देंगे। तो इस तरह से हमने देखा ही है कि इस तरह से आरक्षण मिला, ठीक है। तो एक प्रक्रिया आपने देखी, काफी लंबी प्रक्रिया है, राइट। तो यहाँ पर यही प्रश्न उठ रहा है कि मतलब इसमें ये बता रखा है कि आपने देख ही लिया है सरकार कैसे काम करती है, एक कमेटी बनाती है इस तरह से वगैरह वगैरह, ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए सरकार कैसे काम करती है। एक वास्तविकता वाला उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आप जानते हैं आज के समय पे जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, अर्थात राज्य के किसी भी स्कूल में, ठीक है, अब राज्य से मेरा मतलब है सरकारी स्कूल जो होते हैं, अगर आप वहां अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो क्लास 6 से लेके क्लास 8th तक, क्लास 6 मत लीजिएगा, बाय मिस्टेक बोला, क्लास 8th तक जो पढ़ाई है वो मुफ्त होती है। क्यों? क्योंकि हमारा संवैधानिक नियम है एक कि 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में दी जाएगी, सरकार की जिम्मेदारी है 6 से 14 साल के बच्चे।
और 14 वर्ष के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ आपको कि कक्षा 8 तक आपकी पढ़ाई मुफ्त होती है। अब ये प्रावधान जब हम आज़ाद हुए थे, जब संविधान लागू हुआ था, तब नहीं था ये, इसको जोड़ा गया 2002 में। यानी कि जो आपका राइट टू एजुकेशन है, जो एक मौलिक अधिकार बना है, वो 2002 में 86th अमेंडमेंट से बना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो फ्री में शिक्षा दी जा रही है सरकार द्वारा, ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट। परंतु इसको आप, जब से ये मौलिक अधिकार बन गया है, तो यहां पर हम कहेंगे, क्योंकि सरकार को समझिए, सरकार होती क्या है? सरकार होती है जो भी राजनीतिक दल बहुमत में आता है, चुनाव होते हैं, चुनाव में जो भी राजनीतिक दल बहुमत में आएगा वही तो सरकार बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, जब से ये जो आपका शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बन गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कौन सी आई है, कौन से राजनीतिक दल की सरकार आई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अब संवैधानिक नियम बन गया है। इसका मतलब क्या है, जो भी सरकार आएगी उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो मुफ्त में शिक्षा देगी और सारी व्यवस्था करेगी, जो भी सरकार गद्दी पे आएगी, जो भी सरकार आएगी, ठीक है। तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं, यहां से आपको दिख रहा होगा कि सरकार क्या होती है, समाज के विकास के लिए बाध्य होती है। बाध्य मतलब मैंडेटरी होता है। कैसे होता है? जब वो संविधान में आ जाता है, और कुछ उनका तरीका अपना भी होता है, यानी कि संविधान में नहीं बताया गया है तो उनका वो विकल्प बन जाता है। वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं कि समाज का विकास हो। जैसे मनरेगा है, आपने मनरेगा देखा होगा, जिसमें आपको रोजगार दिया जाता है, कम से कम 100 दिन का तो दिया ही जाता है, ठीक है। तो ये योजना कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा है मनरेगा, ठीक है। संविधान में कोई भी अनुच्छेद इससे संबंधित आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इसके लिए कानून जरूर बनाया गया है। तो कानून भी तो कौन बनाता है? जो सरकार आई है गद्दी पे। सरकार क्या करती है, बहुमत में होती है, विधेयक लाती है संसद में, उसको पारित हो जाता है तो कानून बन जाता है, कानून बन गया, ठीक है। तो मनरेगा एक कानून के द्वारा चलता है, राइट। 2005 में बना था ये कानून। तो उसके द्वारा क्या होता है कि लोगों को रोजगार दिया जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप देख पा रहे होंगे कि सरकार क्या करती है। सरकार हमारा जो समाज है उसमें क्या करती है, समाज का विकास करती है, शिक्षा के रूप में, नौकरी के रूप में, इस तरह से, राइट, आरक्षण के रूप में भी, ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि तो हमें संस्थानों की क्यों जरूरत है? हमारे तो लोग ही तो कर रहे हैं काम, सरकार कौन बना रहा है? आदमी तो बना रहा है। तो संस्थानों की क्यों जरूरत है, राइट। बहुत कॉन्सेप्चुअल है आज ये टॉपिक, आप देखिएगा। अब देखिए आगे क्या बताता है, इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये बताया गया है जो सरकार होती है वो अपना प्राथमिकता किसको देती है कि समाज का कल्याण वो कर पाए। अब कल्याण कैसे कर पाएगी, मैंने बता दिया, रोजगार देके, जैसे मनरेगा के द्वारा दिया जाता है, शिक्षा देके। अब तो शिक्षा तो संवैधानिक नियम बन चुका है, इसलिए बाध्यता हो गई है, तो इस तरह से, राइट। आगे देखते हैं, it is also important that these activities keep taking places even if the person in a key position changes। अब इसमें ये बात उठाई जा रही है कि ये जो सुविधाएं होती हैं, क्योंकि समाज की कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, अब वो सरकार दे दे तो आदमी को और क्या चाहिए, राइट। इतना तो कम से कम दे दे, बाकी तो आदमी अपनी काबिलियत से पा लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गद्दी पे कोई भी हो, यहाँ पर हम इनको कहते हैं हमारे ये प्रधानमंत्री हैं। ज्यादातर क्या कहा जाता है, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। फिर कहा जाता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अब मानते हैं लोकसभा के चुनाव हैं अगले साल, अब मानते हैं कुछ कारण की वजह से बीजेपी बहुमत में नहीं आएगी, मानते हैं कोई अन्य पार्टी बहुमत में आ गई है केंद्र में, मानते हैं उदाहरण के लिए, तो आपके मोदी जी तो नहीं रहेंगे ना पिक्चर में, परंतु प्रधानमंत्री तब भी रहेंगे। अर्थात लोग बदलते रहते हैं, परंतु ये जो पद होता है प्रधानमंत्री का वो नहीं बदलता। प्रधानमंत्री हमेशा रहता है, लोग बदलते हैं। तो ऐसे ही ये जो पद होता है ये भी एक संस्थान के उदाहरण में आता है। पद भी एक संस्थान का क्या है, उदाहरण। तो यहां पर क्या है, So to attend all these tasks, several arrangements are made in modern democracies। अब देखिए ये जो पद को बनाए रखने के लिए आपको पता है आधुनिक लोकतंत्र में काफी कार्य किए जाते हैं। कैसे? चुनाव करवाए जाते हैं। आपको पता ही है हमारे जो पद हैं, जिसको मैं संस्थान की श्रेणी में डाल रहा हूँ, कैटेगरी में डाल रहा हूँ, अब ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री का पद होता है, ऐसे ही हमारे राष्ट्रपति का पद होता है। और आपको पता है कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो दोनों के अलग अलग है।
ठीक है, दोनों की चुनाव प्रक्रिया अलग अलग है, किसकी, राष्ट्रपति की भी, प्रधानमंत्री की भी। ठीक है, तो आधुनिक लोकतंत्र में हम ये ध्यान देते हैं कि प्रक्रियाओं द्वारा, प्रोसीजर द्वारा हम वो संस्थान बना के रखें। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं। आगे देखते हैं, सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। अब जो हम ये प्रक्रिया करके जो ये व्यवस्था बनाते हैं, इसी को तो हम संस्थान कहते हैं। जैसे ये पद क्या है, ये संस्थान है। और भी उदाहरण होते हैं संस्थान के, जैसे आपके पार्लियामेंट क्या है, वो एक संस्थान है। पार्लियामेंट हमने कैसे बनाई है, पार्लियामेंट मतलब एक लोकसभा होनी चाहिए, एक राज्यसभा होनी चाहिए और एक राष्ट्रपति होनी चाहिए। तीनों से मिलकर क्या बनता है, संसद। और संसद में तीनों अंगों में एक अंग है जो भंग हो सकता है, वो है आपका लोकसभा। बाकी राष्ट्रपति और राज्यसभा क्या होते हैं, भंग नहीं होते। तो ये जो व्यवस्था देख रहे हैं आप, ये इसलिए व्यवस्था बनाई जाती है कि हमारा संस्थान बना रहे। लोकसभा के हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, अगर लोकसभा गिर गई बीच में तो उसमें भी चुनाव कर दिए जाएंगे, जिससे कि मेरा जो एक संसद संस्थान है वो भी बना रहे। तो अंत में मैं कहना चाहता हूं, जो भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कि हम महत्व देते हैं संस्थान को बनाने में। हमारा जो लोकतंत्र है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें ऐसे नियम आपको दिखेंगे जो संस्थान को बनाने की बात करेगा, चाहे वो संविधान ही क्यों नहीं है। संविधान भी तो एक संस्थान है, राइट। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल ऑन द पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब देखिए, संविधान का एक अलग भूमिका भी है। जितने भी संस्थान हमारे, जैसे संसद एक संस्थान है, राज्यों की विधानसभाएं अपनी संस्थान है, राज्यों के राज्यपाल अपनी एक संस्था है, राज्यों का मुख्यमंत्री एक संस्थान है, प्रधानमंत्री जी एक संस्थान है, राष्ट्रपति जी एक संस्थान है। आप समझ पा रहे हैं ना संस्थान। तो इन संस्थानों को आपस में जोड़ के कौन रखेगा, कौन परिभाषित करेगा, भैया तेरा काम क्या है, तेरा काम क्या है, यानी कि इस संस्थान का क्या काम है या इस संस्थान का क्या काम है। आपसी तालमेल कौन बना के रखेगा, शक्तियों का वितरण कौन करेगा, वो करता है हमारा संविधान। अब आप समझ पाए होंगे संविधान की कितनी प्रमुख भूमिका होती है, राइट। तो इन संस्थानों को जो उनके बेसिक नियम है वो कौन बना के रखता है, हमारा संविधान। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। अब देखिए, संविधानों को माफ कीजिएगा, संस्थानों को अभी तक तो हमने देख लिया संस्थान क्या होते हैं और संस्थान को कौन बना के रखता है, वो है संविधान। अब संस्थानों की अलग अलग भूमिका होती है। अगर बात की जाए, पूरे देश में जो नीतियां लागू होती है वो किसके द्वारा होती है, वो होती है आपकी प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो कैबिनेट होती है उसके द्वारा तय होता है। यानी कि आपका देश, जैसे वर्तमान में हमें दिख रहा है कि हमारा देश काफी तरक्की कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े सम्मेलन है, जैसे G20 इस तरह के, वो हमारे देश में हो रहे हैं। तो इसके पीछे हम किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, हमारी जो प्रधानमंत्री जी और उनकी जो कैबिनेट है उन्हीं का तो प्रयास है। तो ये भी तो एक संस्थान है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी परिषद। ठीक है, आगे देखते हैं, द सिविल सर्वेंट हो गए, वर्किंग टुगेदर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग। अब देखिए, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कल आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप सिविल सर्वेंट बनेंगे। तो जो भी सरकार नीतियां बनाएंगी, लागू तो आप ही करेंगे, तो आप भी तो एक संस्थान है, राइट। यस, आप पहली पोस्टिंग मानते हैं आपको एसडीएम की हो गई, फिर आप प्रमोट हो गए तो एसडीएम में कोई और बैठ जाएगा, एसडीएम तो हमेशा रहेगा, तो ये भी तो एक संस्थान है, राइट। तो इसी तरह आप देख रहे हो, आपसी एक संस्थान ने क्या करा, कानून बनाया, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट, और दूसरा संस्थान को ले रहे हैं एग्जाम्पल, जो आपके आईएएस ऑफिसर हैं, आप लोग हैं, जो सिविल सर्वेंट जो है, वो संस्थान क्या करेगा, ये जो कानून बना है उसको सुचारू रूप से लागू कराएगा, राइट। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया यहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गया, अब जैसे इतने संस्थान एक साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है आपस में विवाद हो जाए, संस्थानों का संस्थानों से विवाद हो जाए या संस्थानों का लोगों से विवाद हो जाए। तो कोई तो ऐसा संस्थान चाहिए जो इस संस्थानों के बीच के जो लड़ाई है या संस्थानों लोगों के बीच की लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से उसको सॉल्व करे, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। तो वो है हमारा संस्थान क्या, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी तो एक संस्थान है, सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा रहेगा, चाहे उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य जो न्यायाधीश हैं वो बदलते रहेंगे, परंतु ये तो हमेशा रहेगा। और इसका अपना प्रमुख कारण है, इसका अपना प्रमुख उद्देश्य है, जैसे कि जो मैंने बताया, वो वाद विवाद को रोकना। और हमारे संविधान में कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही है, उसको इंटरप्रेट ये करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। तो इस संस्थान का अपना महत्व है, राइट। तो यहाँ पर ये बात उठाई जा रही है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसी जो राइटर साहब हैं, क्योंकि क्लास 9th की बुक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या आप ऐसे अन्य इंस्टीट्यूशन का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, कितने इंस्टीट्यूशन है, जैसे चुनाव आयोग,
अनुच्छेद 324 में वो क्या करता है, चुनाव की जिम्मेदारी निभाता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 वो क्या करता है, जो फिनेंस होता है, जो टैक्स के द्वारा हमारे पास पैसा आता है, जो जनता का पैसा होता है, उसको किस अनुपात में बटेगा केंद्र और राज्य के बीच, वो निर्धारित करता है। तो इस तरह से आप कितने संस्थानों के नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए, आप पिक्चर देखिए, इस व्यक्ति को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अब क्यों? क्योंकि जब बात इंस्टीट्यूशंस का होता है, हमने देखा इंस्टीट्यूशन अपने काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसमें एक समस्या क्या है कि इंस्टीट्यूशन में जब भी आप काम कराते हैं वो डिले होता है, उसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे आपने सुना ही होगा, लोग कहते हैं यार कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी से जमीन लेते हैं तो वहां पर आपको फिर क्या है, एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। यस, आप कचहरी जाएंगे, कचहरी भी तो एक क्या है, संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, उसकी अपनी प्रक्रिया होगी, फिर वहाँ का ऑफिसर आएगा, फिर वो अपनी प्रक्रिया करेगा, फिर इस तरह से आपको अंत में आपको बहुत समय बाद क्या होगा, आपकी ज़मीन आपके नाम पे होगी, इस तरह से। तो उस बीच क्या होता है, इंसान बड़ा परेशान हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप कभी भी सरकारी कार्यालय में कोई काम करवाते हैं तो आपने देखा होगा, एक ऑफिस क्या कहता है, अरे ये काम तो आपको पहले वाले ऑफिस से नोटरी लेके आओ, एनओसी लेके आओ, सॉरी, फिर वो कहेगा उस वाले ऑफिस से भी एनओसी लेके आओ। यानी कि मानते हैं आपको ये बड़ा सा रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, तो आप बैंक के पास गए, बैंक भी तो एक इंस्टीट्यूशन है जो पैसा देता है। अब बैंक क्या कहेगा, भैया एक काम करिए, पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाइए, उनसे एनओसी लाइए, क्योंकि ये तो जंगल का मैटर है। अब आप क्या करोगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाओगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कहेगा, अरे रुकिए अभी हमें आपके लोकल ग्राम प्रधान से पूछना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक दूसरे से इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, राय मतलब परमिशन लेते हैं, तब जाके काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है, बहुत समय लग जाता है और इसलिए आदमी क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि अगर ये इस तरह की जो डिले होता है ना, काम में विलंब होता है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि एक ही व्यक्ति को सारी शक्ति दे दें। मतलब मैं जाऊँ बैंक के पास, बैंक से कहूँ मुझे लोन चाहिए, मुझे रिजॉर्ट खोलना है, और बैंक के ठीक है, फॉरेस्ट का भी बैंक ने काम कर दिया, अकेले ही बैंक ने जितने भी चुनौतियां हैं वो अकेले ही बैंक के पास इतनी शक्ति है वो खुद ही कर लेगा, या बैंक का एक जो मैनेजर है उसको इतनी पावर दे दो, ठीक है। तो ये बात उठ रही है। बट यहां पर कहा जाता है, बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है अगर ऐसा कर दिया जाएगा, एक ही आदमी को सारी शक्ति दे दें जिससे काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं राइटर साहब क्या कह रहे हैं कि जो डिले होता है वो डिले इसलिए होता है कि जो फैसला है वो बहुत सही आ पाए। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, संस्थान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लोगों का तंत्र होता है ना, और जो फैसले होते हैं वो बिल्कुल सटीक आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग से होते हुए निकलते हैं, फिर जब वो आता है तो बहुत अच्छा आता है। पहली बात तो ये कह रहे हो। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अगर कोई चीज गलत होगी, अगर गलत होने वाली है, परंतु जब वो इतने लोगों के दिमाग से जाएगी तो वो होगी ही नहीं, तो कोई गलत चीज होने से बेहतर है वो हो ही ना। ये हमारे पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, कोई चीज अच्छी है, वो थोड़ा देर से हो रही है, वो ठीक है, परंतु उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोई चीज गलत है, समाज के लिए बहुत गलत है, वो इस देरी की वजह से हो ही नहीं रही है, तो वो ज्यादा बेहतर है। इसको एक तुलना से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, हमारा कानून के लिए हम कहते हैं यहां पर देर है, अंधेर नहीं। यानी कि कानून में क्या होता है, कानून में आप देखते हैं चाहे साफ पता चल रहा है कि इसने मर्डर किया है नहीं किया, फिर भी एक सुनवाई होती है, एक प्रोसीजर चलता है। तो कानून का मुख्य उद्देश्य होता है कि भैया दोषी को सजा हो या ना हो, आई रिपीट, दोषी को सजा हो या ना हो, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे इतना समय लग जाता है। तो यही है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। इसीलिए लोकतंत्र की जो थोड़ी सी देर हो जाती है इसलिए होती है क्योंकि वहां अंधेर नहीं है। जल्दीबाजी में क्या होता है, कभी कभी अंधेर हो जाता है। तो ये है आपका आज का जो हमने लेक्चर देखा, जो एनसीईआरटी आपको समझाने का प्रयास कर रही है। तो आपने देखा होगा कितना कॉन्सेप्चुअल है, और जब आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपकी मीन्स राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाती है, राइट। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ये लिंक है। तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और एग्जाम रिलेवेंट जो भी डेटा होता है, जो भी वीडियो हम बनाते हैं, वो यहाँ अपलोड होता रहता है, राइट। तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ये हमारा नंबर है 24/7, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, राइट। ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और ये हमारी वेबसाइट है, आप यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग डोमेन में हमारी एक्सपर्टीज है। तो आप निश्चिंत होकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी डिटेल आप डाल सकते हैं और आपको कॉल बैक आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कोर्स आपको कितने का दिया जा रहा है। ये कोर्स आपको दिया जा रहा है मात्र बिलो 3000, यानी कि 2999 का।
क्योंकि फिलहाल इसमें डिस्काउंट चल रहा है 50% का, अन्यथा ये कोर्स आपको पड़ेगा 5,999 का। ये बात अपनी याद रखनी है, तो देर ना करें, जल्दी जल्दी ले, ये कोर्स आपको मात्र पड़ेगा 2,999, राइट। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये सेशन जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, पढ़ने में मजा आता है, तो आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करिए, और यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।